हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दैट इज़ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम एक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की कंसेप्ट समझेंगे। क्या है ये कंसेप्ट? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट्स according to their common characteristics is called as classification of cost. It is a systematic placement of like atoms together according to their common features. So क्या है कंसेप्ट? ये क्लासिफिकेशन क्या है? इसमें कॉस्ट के ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं। ग्रुप्स करते वक्त जो कॉस्ट की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर जो कॉस्ट की कॉमन फीचर्स है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ये कॉमन फीचर्स का मतलब क्या है? जो एक समान विशेषताएं हैं या फिर एक समान जो लक्षण है कॉस्ट के, उसको सामने रखकर ये क्या किए जाते हैं? ग्रुप तैयार किए जाते हैं और उस ग्रुप में उस विशेषताओं के हिसाब से कॉस्ट को हम क्या करते हैं? डालते हैं। उस डालने की जो प्रोसेस है, कॉस्ट को स्पेसिफिक ग्रुप में इन्वॉल्व करने की या फिर ये स्पेसिफिक ग्रुप की कॉस्ट है, ये डिफाइन करने की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? सिस्टेमेटिक प्लेसमेंट कहा जाता है। उस ग्रुप में हम क्या करते हैं? उस कॉस्ट को क्या करते हैं? अटैच करते हैं, ऐड करते हैं। जनरली उसको क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। सो ये जो क्लासिफिकेशन है, यानी कि ये जो ग्रुपिंग है कॉस्ट का, वो हम कैसे कर सकते हैं? सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू क्लासिफाई द कॉस्ट। इसके लिए बहुत से मार्ग है, उसको सामने रखकर हम क्या कर सकते हैं? कॉस्ट के ग्रुप कर सकते हैं। तो ये कौन से मार्ग है? जो बिजनेस के फंक्शंस है, वो फंक्शंस से रिलेटेड क्या कर सकते हैं? हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और फिर जो कॉस्ट का बिहेवियर है, वो बिहेवियर को सामने रखकर हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर जो प्रोडक्ट कॉस्ट है या फिर पीरियड कॉस्ट है, उससे रिलेटेड हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर जो आइडेंटिफाइबिलिटी है कॉस्ट की, उससे रिलेटेड हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर जो कंट्रोलेबिलिटी है, उससे रिलेटेड हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। या फिर जो कॉस्ट के एलिमेंट है या फिर कॉस्ट का जो नेचर है, उसके हिसाब से या फिर उसको आधार मानकर हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द नंबर ऑफ वेज टू क्लासिफाई द कॉस्ट। सो हर एक जो मार्ग है वो आगे जाकर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू functions. A business has to perform number of functions like manufacturing, administration, selling, distribution and research development function. So taking into consideration these business functions, classification of cost is done. So बिजनेस में जितने भी फंक्शंस किए जाते हैं, सो इस फंक्शन को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है? कॉस्ट का क्लासिफिकेशन या फिर कॉस्ट के जो ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, दीज आर द सम कॉस्ट ग्रुप्स। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या है ये क्लासिफिकेशन? कौन सी कॉस्ट इस ग्रुप में आती है? सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस विच बिगिंस विथ सप्लाइंग मटेरियल्स, लेबर्स एंड सर्विसेज एंड एंड्स विथ कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्ट। सो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन क्या है? एक सीक्वेंस है। इसमें क्या किया जाता है? पहले मटेरियल को एज इनपुट ऐड किया जाता है। फैक्ट्री में अगर असेंबलिंग का काम है तो नंबर ऑफ स्पेयर पार्ट्स जो है वो क्या किए जाते हैं? एज इनपुट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बाद में जो लेबर्स है, वो लेबर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर लेबर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर ऑफ सर्विसेज वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लगती है, वो सर्विसेज को हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। और बाद में क्या होता है?
जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन आप क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो ये जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है या नंबर ऑफ प्रोडक्शन के जो स्टेजेस है, उस प्रोसेस पे या फिर उस स्टेजेस में जो भी कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को हम किस ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस ग्रुप में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जो सेकंड फंक्शन है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। सो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ये भी एक ग्रुप किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अंडरटेकिंग। इसमें क्या किया जाता है, ये जो बिजनेस अंडरटेकिंग है इसकी जो पॉलिसीज़ है, यानी कि एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, प्लानिंग है, एट्सेट्रा, बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, डायरेक्टिंग यानी कि उसको निर्देशित किया जाता है काम कैसे करना चाहिए, और या फिर जो ऑपरेशंस या फिर जो एक्टिविटीज़ बिजनेस में होती है उस पर क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। सो पॉलिसी मेकिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। और इस फंक्शन पर जो कॉस्ट इनकर होती है, लागत लगती है, उस कॉस्ट को किस ग्रुप में ऐड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट इस ग्रुप में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दो ग्रुप्स है, पहला है सेलिंग एक्टिविटी रिलेटेड है और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सो ये सेलिंग कॉस्ट क्या है, सेलिंग कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सीकिंग टू क्रिएट एंड स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड ऑफ सिक्योरिंग ऑर्डर्स। पहले सेलिंग कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट ऐड होती है, ये जो डिमांड है वो डिमांड क्रिएट करने की, यानी कि जो मांगनी है वो मांगनी कस्टमर से बिजनेस को आनी चाहिए, इसके लिए वो डिमांड क्रिएट करना, या फिर डिमांड क्रिएट करने के बाद जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स को क्या करना, रिसीवर करना। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह है ये कॉस्ट मेजर होती है। बाद में ये ऑर्डर आने के बाद हमें, यानी कि ये जो डिमांड है वो डिमांड क्रिएट होने के बाद उसको हमें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। तो उसके लिए जो फंक्शन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो डिमांड आई है वो डिमांड पूरी करने के लिए जो माल है उसको क्या करना पड़ता है, डिस्पैच करना पड़ता है, डिस्पैचिंग ऑफ द गुड्स। और वो डिस्पैच करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर जो पैकिंग है वो एक्टिविटी करनी पड़ती है। और ये माल जो एंड यूज़र है, यानी कि अपना जो कस्टमर है, वो कस्टमर के हाथ में देने के बाद उसका जो मेन पैकिंग है, वो मेन पैकिंग बिजनेस में रिटर्न आने तक जो एक्टिविटी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी कहा जाता है। और उस पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो सभी एक्सपेंडिचर इस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। देन एक एक्टिविटी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, और उसको सामने रखकर एक ग्रुप किया जाता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। इसमें भी दो एक्टिविटी है, एक है रिसर्च की और दूसरी है डेवलपमेंट की। सो पहले ये रिसर्च एक्टिविटी क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ सर्चिंग न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स और मेथड। ये कॉस्ट किससे रिलेटेड है, जो न्यू प्रोडक्ट सर्च करने हैं या फिर जो इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट है या फिर इम्प्रूव्ड मेथड है। ये इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट या फिर ये इम्प्रूव्ड मेथड का मतलब क्या है, जो हम प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए जो हम मेथड ऑलरेडी यूज करते हैं उसमें अगर कुछ सुधार लाना है तो सुधार से रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, या फिर नए प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करने हैं तो उससे रिलेटेड कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। उसको क्या कहा जाता है, सर्चिंग एक्टिविटी कहा जाता है। और उस एक्टिविटी पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है वो एक्सपेंडिचर ये रिसर्च कॉस्ट में आता है। जो एक्सपेंडिचर किस पे किया जाता है, जो रिसर्च स्टाफ है उनकी जो सैलरी या फिर वेजेस है, या फिर अगर कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे हम
भरोसा रख कर या फिर जिसको हम ये रिसर्च एक्टिविटी करने के लिए क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन पे जो एक्सपेंडिचर किया है वो एक्सपेंडिचर इस रिसर्च कॉस्ट में आता है। या फिर ये जो मटेरियल है हम जो लेबोरेटरी में या फिर रिसर्च डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो भी इस रिसर्च कॉस्ट में ऐड होती है। देन है ये डेवलपमेंट कॉस्ट। ये डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिसर्च ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट को क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। और मैनेजमेंट क्या करता है, ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एनालाइज करके डिसीजन लेता है, डिसाइड टू प्रोड्यूस अ न्यू इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट और टू एम्प्लॉय अ न्यू इम्प्रूव्ड मेथड। जो रिसर्च में न्यू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं या फिर जो मेथड सजेस्ट की है उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट करने का मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। और डिसीजन लेने के बाद उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। नई जो प्रोडक्ट है या फिर नई जो मेथड है उसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इम्प्लीमेंट करने के बाद जो कॉस्ट आते हैं या फिर इम्प्लीमेंट करते वक्त जो कॉस्ट आते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये डेवलपमेंट कॉस्ट कहा जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉस्ट बिहेवियर। सो ये कॉस्ट बिहेवियर एक कंसेप्ट पहले हमें समझना यहाँ जरूरी है। क्या है ये कॉस्ट बिहेवियर, या फिर ये बिहेवियर का मतलब क्या है। बिजनेस की जो गतिविधियाँ है या फिर बिजनेस के जो व्यवहार है उस गतिविधियों के अकॉर्डिंग यानी कि गतिविधियों के तहत अगर कॉस्ट का बर्ताव, ये बिहेवियर का मतलब क्या है, बर्ताव, अगर कॉस्ट का बर्ताव बदलता है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट बिहेवियर कहा जाता है। ये जो गतिविधियां है, ये गतिविधियों का मतलब क्या है, अगर प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो ये प्रोडक्शन ये क्या है, गतिविधि है। अगर बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में है तो सर्विस प्रोवाइड करना ये क्या है, गतिविधि है। सो ये प्रोडक्शन या फिर इस सर्विस में अगर कुछ चेंजेस होते हैं यानी कि उसमें अगर कुछ बदलाव होता है तो अकॉर्डिंग टू विच ये जो कॉस्ट है वो कॉस्ट में भी क्या होता है, बदलाव हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखकर क्या किया गया है, एक कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है या फिर कॉस्ट के ग्रुप किए जाते हैं। इसमें 3 ग्रुप किए जाते हैं। पहला है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा है फिक्स्ड कॉस्ट और तीसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टूडेंट को ये जो कॉस्ट है यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बिहेवियर जो कॉस्ट है ये समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग की पूरी जो कंसेप्ट है, हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं या फिर कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं। सो इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है, कॉस्ट कंट्रोल के जो टेक्निक्स वगैरह है या फिर कॉस्ट रिडक्शन को अगर हमें अप्लाई करना है तो ये जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए इस पर थोड़ा कंसंट्रेशन करना चाहिए। तो ये सामने रखकर इसका इम्पोर्टेंट जो है ये सामने रखकर इस पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो क्या है ये वेरिएबल कॉस्ट। देखो, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट टेंड्स टू वेरी इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी within the relevant range and within a given period of time। सो इसमें 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हमें यहाँ क्या करने हैं, समझने हैं। पहला पॉइंट है वेरी इन अकॉर्डेंस विथ द लेवल ऑफ एक्टिविटी, दूसरा पॉइंट है रिलेवेंट रेंज और तीसरा पॉइंट है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो ये क्या है, पहले ध्यान में रखो। ये लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर बिजनेस प्रोडक्शन करता है तो ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है या फिर मिनिमम प्रोडक्शन कितना हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर यानी कि ये जो रिलेवेंट रेंज है मैक्सिमम प्रोडक्शन एज वेल एज मिनिमम प्रोडक्शन, ये रेंज सामने रखकर ये जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ यानी कि प्रोडक्शन की
जो ये लेवल है वो लेवल यहाँ क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। और ये डिसाइड करते वक्त एक स्पेसिफिक जो पीरियड है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का या पूरे साल का, ये स्पेसिफिक पीरियड ध्यान में रखकर स्पेसिफिक पीरियड की जो रिलेवेंट रेंज है प्रोडक्शन की या फिर सर्विस देने की, वो रेंज सामने रखकर ये जो एक्टिविटी लेवल है वो एक्टिविटी लेवल क्या की जाती है, डिफाइन की जाती है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी लेवल क्या होता है, अगर कॉस्ट में बदलाव आता है तो वो सभी जो कॉस्ट है वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी किसी भी पीरियड में अगर 10,000 यूनिट की है, यानी कि 1 महीने में अगर हम 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो ये 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, हर एक दिन का हम प्रोडक्शन डिफाइन करते हैं। हर एक दिन की एक क्या हो गई, लेवल ऑफ एक्टिविटी हो गई। सपोज हर एक दिन का प्रोडक्शन 500 है, दूसरे दिन का 500, तीसरे दिन का 500, ऐसे हम पूरे महीने में एक जो प्रोडक्शन की लेवल है वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन। पहले दिन 500 किया, दूसरे दिन 500 किया, तीसरे दिन 500 किया, सो 500, दूसरे दिन 500 यानी कि 1000, तीसरे दिन 500 यानी कि 1500। ऐसे ये प्रोडक्शन की जो लेवल है वो लेवल क्या होती है, बढ़ती है। और उस लेवल के बढ़ने से जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी क्या होती है, बदलती है। उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। सो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी में चेंज आता है तो कॉस्ट में भी क्या होता है, चेंज आता है। सो ये जो चेंज आने वाली कॉस्ट है या फिर चेंज होने वाली जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एक्टिविटी, उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। तो ये बदलाव कैसे होता है, एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, यानी कि अगर अपना वॉल्यूम का मतलब क्या, प्रोडक्शन अगर बढ़ता है या फिर सर्विसेज देने की जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ती है, तो प्रोपोर्शनेटली उस प्रोपोर्शन से जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी क्या होती है, बढ़ती है। उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। वाइस वर्सा, यानी कि रिवर्स, डिक्रीज इन वॉल्यूम, अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर सर्विस देने की जो क्षमता है वो सर्विस देने की क्षमता अगर कम हो जाती है, उस प्रोपोर्शन में क्या होता है, जो वेरिएबल कॉस्ट है यानी कि जो कॉस्ट है वो भी क्या होती है, कम होती है। उसको क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। सो वेरिएबल कॉस्ट का एक क्या होता है, एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, एक सीधा कनेक्शन है। ये सीधा कनेक्शन क्या है, अगर अपना वॉल्यूम जो है यानी कि प्रोडक्शन, उसका वॉल्यूम अगर बदलता है तो अकॉर्डिंगली ये जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट वो भी क्या होती है, बदलती है। उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहती है। सो ये कॉस्ट कौन सी होती है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कॉस्ट है, ये सभी कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। सो वेरिएबल कॉस्ट इन वन सेंटेंस क्या है, इफ द कॉस्ट इज चेंज और changes according to volume of production, then these all cost is called as variable cost. वेरिएबल कॉस्ट के बारे में एक बात महत्वपूर्ण है और वो बात ये है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज, जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन जो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा एक ही रहती है, यानी कि हमेशा वो कांस्टेंट रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट की कंसेप्ट क्लियर हो तो
तो ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या है ये भी आसानी से क्लियर होता है। इट इज़ अपोजिट टू वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट के ये अपोजिट फिक्स्ड कॉस्ट की कंसेप्ट है। सो ये फिक्स्ड कॉस्ट की कंसेप्ट क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट टेंड्स टू बी अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम. The fixed cost remain constant in the total regardless of changes in volume up to certain level of activity और certain level of output. So ये क्या है? ये जो certain level of जो output है या फिर ये जो certain level of activity है, उस activity तक अगर हमारा जो प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो प्रोडक्शन का वॉल्यूम अगर बदलता है, यानी कि उसमें इंक्रीज हो या फिर उसमें डिक्रीज हो, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट की जो अमाउंट है या फिर फिक्स्ड कॉस्ट की जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी बिजनेस को हमेशा क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है। यानी कि इसका ये जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है या लेवल ऑफ एक्टिविटी से कुछ भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। दैट इज इट इज़ अनअफेक्टेड, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज अनअफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जो लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होती है उससे ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर कौन सा भी जो प्रभाव है अनअफेक्टेड, कौन सा भी प्रभाव है वो प्रभाव नहीं पड़ता। दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है ये पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? कम हो जाती है। दैट इज इसका जो रिलेशनशिप है विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो कैसे रहता है? इनवर्स रिलेशन रहता है। सपोज अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट मंथ की या फिर ईयर की 10,000 हो और प्रोडक्शन जो है मंथ का अगर 10,000 हो या फिर ईयर का 10,000 हो, सो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ता रहता है लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में सेम रहती है। सो अगर इस बढ़ते हुए प्रोडक्शन से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करें तो पर यूनिट जो प्रोडक्शन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती जाती है? कम हो जाती है। दैट इज ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट at all levels of activity within a certain range. Fixed cost will continue to be incurred even when the activity comes down nil. यानी कि अगर अपनी जो एक्टिविटी लेवल है या पर अपनी जो ऑपरेशंस है वो ऑपरेशन अगर फुल्ली तरह स्टॉप भी हो जाए तभी ये फिक्स्ड कॉस्ट बिजनेस को क्या करनी पड़ती है? पे करनी पड़ती है। सो ये फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होती है? जनरली जो रेंट है वो रेंट तो देना पड़ता है, या फिर जो डिप्रिशिएशन है, या फिर जो इंश्योरेंस चार्जेस है, या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो जो सैलरी है, यानी कि ये सब जो एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर बिजनेस को पे करने ही पड़ते हैं। अपनी एक्टिविटी कोई भी हो ये एक्सपेंडिचर बिजनेस को क्या रहते हैं? पेड करने के लिए बिजनेस को इसकी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। इसको इसलिए क्या कहा जाता है? फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। तो इन शॉर्ट हम फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कह सकते हैं? बिजनेस की जो भी लेवल ऑफ एक्टिविटी हो उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी में बिजनेस ऑपरेट करे या फिर न करे, ये जो कॉस्ट है उस पीरियड से रिलेटेड एक कॉस्ट बिजनेस को क्या करनी पड़ती है? पेड करनी पड़ती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ये एक कॉस्ट बिहेवियर से कॉस्ट का ग्रुप होता है।
ये ग्रुप कैसे तैयार किया जाता है? मेनी कॉस्ट फॉल्स बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है? ये किनारा, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट ए एक किनारा और फिक्स्ड कॉस्ट ए एक किनारा। ये दो जो एक्सट्रीम है, ये दो एक्सट्रीम के बीच में जो कॉस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। तो ये कॉस्ट का नेचर कैसे होता है? दे आर नाइदर परफेक्टली वेरिएबल और नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड इन रिलेशन टू चेंजेस इन वॉल्यूम। यानी कि जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है या फिर जो वॉल्यूम है, प्रोडक्शन का वॉल्यूम, उसमें अगर चेंज होता है, यानी कि अगर बदलाव होता है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट परफेक्टली, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन बदलता है उस प्रोपोर्शन में ये जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट बदलती नहीं। यानी कि जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का बदलने का, उस डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ये वेरिएबल कॉस्ट जो है, ये वेरिएबल कॉस्ट बदलती नहीं। और ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट भी जो फिक्स होनी चाहिए, यानी कि कांस्टेंट होनी चाहिए, ये एब्सोल्युटली कांस्टेंट नहीं होती। यानी कि दोनों ही कॉस्ट पूरी तरह से क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट पूरी तरह से वेरिएबल भी नहीं होती और फिक्स्ड कॉस्ट पूरी तरह से फिक्स भी नहीं होती। बीच में जो कॉस्ट होती है इन दोनों के बीच में, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है। सो इसमें कौन सी कॉस्ट आती है बिजनेस की? जनरली जो पॉपुलर कॉस्ट है वो है टेलीफोन चार्जेस है या फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है। इसमें वेरिएबल पार्ट भी रहता है एज वेल एज फिक्स्ड पार्ट भी रहता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। पहले प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच नॉट बी इनकर्ड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। सिंपल मीनिंग है, अगर ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है, ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी अगर बंद हो तो ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट इनकर नहीं होती। यानी कि ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट डायरेक्टली ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है उससे रिलेटेड होती है। यानी कि अगर प्रोडक्शन इज गोइंग ऑन, यानी कि प्रोडक्शन की एक्टिविटी अगर चालू है तो एक कॉस्ट क्या होती है? बिजनेस को करनी पड़ती है। और अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद होती है तो ये जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। दिस कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन सी कॉस्ट आती है? ये जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, और कुछ जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है जहाँ प्रोडक्शन होता है उस फैक्ट्री से रिलेटेड जो ओवरहेड्स है, उस ओवरहेड की कॉस्ट ये प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या की जाती है? कंसिडर की जाती है। देन पीरियड कॉस्ट। ये पीरियड कॉस्ट क्या है? पीरियड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर नॉट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड आर रिटर्न ऑफ एज एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच दिस कॉस्ट इनकर्ड। सो ये पीरियड कॉस्ट जो है, इसका संबंध, यानी कि इसका जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप ये प्रोडक्शन से नहीं होता। तो किससे होता है ये रिलेशनशिप? ये जो पीरियड है उस पीरियड से इसका रिलेशन रहता है। यानी कि जिस पीरियड में एक कॉस्ट इनकर होती है, यानी कि एक कॉस्ट क्रिएट होती है, उस पीरियड में एज अ एक्सपेंसेस एक कॉस्ट क्या की जाती है? राइट ऑफ की जाती है। और इसमें कौन सी कॉस्ट आती है? जनरली जो रेंट है या फिर सैलरी है, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स है उनकी सैलरी है, या फिर जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है ये पीरियड से रिलेटेड होते हैं। और ये सभी एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं? जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ये एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं? चार्ज किए जाते हैं। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये जो पीरियड कॉस्ट है, ये क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? जनरली ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट और ये जो पीरियड कॉस्ट है क्या है? जो प्रॉफिट
डिटर्मिनेशन है, यानी कि बिजनेस का हम जो प्रॉफिट निर्धारित करते हैं, इसके लिए ये डिफरेंशिएशन करना ज़रूरी होता है। क्यों? ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड की जाती है। कहा जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर है या फिर जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है, उस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये प्रोडक्ट कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ फिनिश्ड स्टॉक, यानी कि जो अपना स्टॉक है, जो बैलेंस्ड स्टॉक है, उस बैलेंस स्टॉक में ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट है ऑटोमेटिकली क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। मगर ये जो पीरियड कॉस्ट है, ये पीरियड कॉस्ट जब हम प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं, उस वक्त ये कॉस्ट उस पीरियड से रिलेटेड हमें क्या करनी पड़ती है, राइट ऑफ करनी पड़ती है। इसलिए ये डिफरेंशिएशन या फिर ये जो ग्रुपिंग है, ये ग्रुपिंग किया जाता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिएबिलिटी विथ कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर्स। फर्स्ट, direct cost. These are those costs which are incurred for and may be conveniently identified with a particular cost unit, process or department. So ये डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ये जो कॉस्ट यूनिट है या फिर ये जो कॉस्ट सेंटर्स है या फिर बिजनेस में जो प्रोसेसेस है या फिर जो डिपार्टमेंट्स है, उसको अगर हम कन्वीनियंटली यानी कि सहजता से ये कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये जो पूरी कॉस्ट है उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। और उसमें कौन सी कॉस्ट आती है? ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है या फिर वेजेस जो है मशीन ऑपरेटर्स के, ये जो कॉस्ट है ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। एक दूसरी कॉस्ट कौन सी है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, अप्रत्यक्ष कॉस्ट। These costs cannot be conveniently identified with particular cost unit, process or department, यानी कि ये कॉस्ट जो नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट है या फिर नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर है या फिर जो प्रोसेसेस है या फिर जो डिपार्टमेंट है, उससे रिलेटेड एक कॉस्ट है, ये हम कन्वीनियंटली यानी कि सहजता से अगर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो सभी जो कॉस्ट है उसको क्या कहा जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। दीज आर जनरल कॉस्ट एंड आर इनकर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स और कॉस्ट सेंटर्स, यानी कि ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जो नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स है या फिर जो नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर्स है, उन सभी कॉस्ट यूनिट पर या फिर कॉस्ट सेंटर पर एक कॉस्ट क्या की जाती है, इनकर होती है, यानी कि ये लागत उन सभी कॉस्ट सेंटर की लागत होती है। इसमें कौन सी कॉस्ट आती है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, रेंट है, रिपेयर्स है, डिप्रिसिएशन है, मैनेजरियल सैलरी है, कोल या फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल है, वेजेस ऑफ फोरमन है। ये जो कॉस्ट है किसी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर को या फिर किसी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट को, डिपार्टमेंट को या फिर सेगमेंट को हम कन्वीनियंटली अटैच नहीं कर सकते, कन्वीनियंटली उसकी कॉस्ट है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये सभी कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सो ये जो आइडेंटिफिएबिलिटी के तहत ये जो ग्रुपिंग है क्यों किया जाता है, फॉर द पर्पज ऑफ एक्यूरेट असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। अगर हमें एक्यूरेट कॉस्ट को अगर कैलकुलेट करना है तो ये क्लासिफिकेशन करना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट है प्रोडक्ट की, हम क्या करते हैं, कन्वीनियंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम क्या करते हैं, ये जो आर्बिटरीली अपॉर्शन टू वेरियस कॉस्ट यूनिट, ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट हम ये जो नंबर ऑफ कॉस्ट सेंटर है या फिर नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट है, उस पर हम क्या करते हैं, अपॉर्शन करते हैं। इसके लिए ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। अंडर दिस ग्रुप देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट. फर्स्ट इज कंट्रोलेबल कॉस्ट, दैट इज नियंत्रित लागत,
and second is uncontrollable cost, that is अनियंत्रित लागत. So what mean by controllable cost? These are the costs which may be directly regulated at given level of management authority. So business में जो number of management authorities है, management authorities means managers held responsible for particular cost center. ये जो cost centers है, ये cost center के जो managers है, वो managers अपने अंडर ये जो कॉस्ट है क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रेगुलेट कर सकते हैं. डायरेक्टली रेगुलेट करना इसका मतलब क्या, अपने हिसाब से ये जो कॉस्ट है उस कॉस्ट पर ये जो मैनेजरियल अथॉरिटीज़ है, ये मैनेजरियल अथॉरिटीज़ क्या कर सकते हैं, उस पर जो चेक है वो रख सकती है, उस पर वॉच रख कर या फिर उसका जो कीन ऑब्जर्वेशन है कॉस्ट इनकरेंस का, वो कीन ऑब्जर्वेशन करके वो कॉस्ट एज पर कॉस्ट एस्टिमेट या फिर एज पर स्टैंडर्ड कॉस्ट ही वो कॉस्ट एक्चुअल में आए, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली रेगुलेटेड कहा जाता है. एंड जनरली ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये सभी क्या होती है, कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है. जैसे कि ये जो रॉ मटेरियल है या फिर डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सभी जो कॉस्ट है, ये सभी कॉस्ट जो मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है, मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ अपने हिसाब से उस पर कंट्रोल कर सकता है. देन अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, दीज आर द दोज कॉस्ट्स विच कैनॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ एन एंटरप्राइज. यानी कि बिजनेस में ये जो स्पेसिफाइड मेंबर्स है, स्पेसिफाइड मेंबर्स यानी कि जो मैनेजरियल अथॉरिटीज़ है, ये मैनेजरियल अथॉरिटीज़ अपना जो प्रभाव है उस कॉस्ट पर नहीं डाल सकता. यानी कि ये जो कॉस्ट है, एक कॉस्ट किसी के भी प्रभाव के अंदर नहीं रहती. यानी कि एक कॉस्ट बिजनेस में एक्टिविटी हो या फिर बिजनेस में एक्टिविटी ना हो, एक कॉस्ट बिजनेस में क्या होती है, इनकर होती है. और उस कॉस्ट में जनरली ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, कंसिडर की जाती है, कि जिसमें ये जो फैक्ट्री रेंट है या फिर ये जो मैनेजरियल सैलरीज़ है या फिर जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है उनकी जो सैलरीज़ है या फिर जो इंश्योरेंस चार्जेस है, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है. ये एक्सपेंसेस ये जो स्पेसिफाइड मेंबर्स है यानी कि जो मैनेजर अथॉरिटीज़ है, मैनेजरियल अथॉरिटीज़ अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते. सो ये क्या है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एलिमेंट, समटाइम्स इट इज also called as classification according to nature. So under this category there are three types of cost. First is material cost, second is labor cost, and third is expenses. So what is meant by material cost? Material cost is the cost of material of any nature used for the purpose of production of product और सर्विसेज. यानी कि बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है या फिर बिजनेस अगर सर्विसेज देता है तो उसके लिए जो भी मटेरियल लगता है, यानी कि एनी नेचर ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल लगता है उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट में ऐड की जाती है. कि जिसमें जो मटेरियल हमने परचेस किया है उसकी कॉस्ट, या फिर जो हमने उस पर फ्राइट दिया है उसकी कॉस्ट, जो टैक्सेस ड्यूटीज़ हमने पे की है मटेरियल पर, या फिर उसका जो इंश्योरेंस पे किया है, ये सभी कॉस्ट जो है जो मटेरियल से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि मटेरियल जो हम एक्वायर करते हैं उससे रिलेटेड ये जो कॉस्ट है, एक कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट में कंसिडर की जाती है. सेकंड है लेबर कॉस्ट. ये लेबर कॉस्ट का मतलब क्या है? लेबर कॉस्ट मीन्स पेमेंट मेड टू एम्प्लॉयज़ परमानेंट और टेम्पररी फॉर देयर सर्विसेज. यानी कि बिजनेस में जो भी एम्प्लॉयज़ है वो परमानेंट नेचर के हो या फिर टेम्पररी नेचर के हो, उनकी जो सर्विसेज बिजनेस में एक्वायर की है उस सर्विसेज के लिए जो पेमेंट किया है उनको, वो सभी पेमेंट लेबर कॉस्ट में आता है. जिसमें कौन सा पेमेंट आता है? सैलरीज है, वेजेस है, या फिर जो प्रोविडेंट फंड पे किया है, ग्रेच्युटी पे की है, ये जो एम्प्लॉयज़ सेविंग्स इंश्योरेंस है,
ये उसका पेमेंट किया हो या फिर ओवर टाइम का पेमेंट किया हो, जो नंबर ऑफ़ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इन सभी की जो कॉस्ट है वो लेबर कॉस्ट में कंसिडर की जाती है। और इसके अलावा और एक कॉस्ट है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस कहा जाता है, कि जो पूरे बिजनेस का जो एक्सपेंडिचर है, जो नंबर ऑफ सेंटर्स है, कॉस्ट सेंटर्स बिजनेस के, हर एक कॉस्ट सेंटर में अदर देन मटेरियल एंड लेबर जो भी लागत लगती है उसको क्या कहा जाता है, एक्सपेंसेस कहा जाता है।